हेलो स्टूडेंट्स। तो 12th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी सबको कंप्लीट कर लिया और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पहले थोड़ा इंट्रो पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर क्या। कैपेसिटर एक ऐसे स्टोर्ड एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट हैं, जब हमें नीड हो तो ये एट ए इंस्टेंट बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको ये सडनली अचानक एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इसीलिए बनाए गए थे। अब जैसे हमारे पास बैटरी है, बैटरी भी क्या करती है, एनर्जी स्टोर करती है। तो अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी होती है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन जो बैटरी है ये धीरे धीरे मतलब एनर्जी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक साथ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। बैटरी का काम है एनर्जी को कंटिन्यूअस एक कांस्टेंट वे में एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन हमें कभी रिक्वायरमेंट्स होती है बहुत ज्यादा एनर्जी की, तो ऐसे में बैटरी का वहां पर कोई यूज नहीं है। तो वहां पर जो यूज होता है वो हमारा होता है कैपेसिटर का। तो इस यूज के लिए हमें कैपेसिटर बनाने पड़े। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइस है जिनको स्टार्ट करने के लिए यानी चलाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे फैन, तो फैन को देखा है आपने, इसमें कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर ही कैपेसिटर का वर्क करता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं ये बहुत सारी एनर्जी फैन को दे देता है, फैन रोटेट होता है, फिर अपना आराम से कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसे ही फ्लैश कैमरे की, उन्हें सडनली अचानक बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहां पर भी हम कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। तो कैपेसिटर का यूज आप समझ रहे हो वहां पर करना होता है जहां पर हमें एक साथ बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है, वहां पर हम कैपेसिटर यूज करते हैं। तो ये कैपेसिटर होते हैं। तो कैपेसिटर होते क्या है, कैपेसिटर का काम होता है टू होल्ड और स्टोर एनर्जी इन स्मॉल प्लेस। ठीक है, क्लियर है। तो कैपेसिटर क्या होते हैं, मतलब एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं एक छोटे से प्लेस में एंड एट नीड मतलब रिक्वायरमेंट के समय इट प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ एनर्जी एट वंस। ठीक है, तो ये कैपेसिटर बैटरी से इसलिए अलग होता है कि एक ही साथ बहुत सारी एनर्जी देता है। अब अगर हम बात करें कि कैमरे के फ्लैश को हम बहुत एनर्जी चाहिए उसे, मतलब अगर हम एक एवरेज लगाएं तो हमें उससे कम से कम 25 एम्पियर की एनर्जी चाहिए। तो वहां पर जो सेल वहां पर जो कैपेसिटर लगाते हैं उन सेलों को तुरंत एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है इनका कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या है, टू होल्ड स्टोर एनर्जी इन अ स्मॉल प्लेस एंड एट नीड इट्स प्रोवाइड लॉट्स ऑफ एनर्जी एट वंस, एक साथ एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है कि इसकी कैपेसिटी टू स्टोर या स्टोर एनर्जी। ठीक है, तो कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी यानी कैपेसिटेंस होती है, इसकी कैपेसिटी होती है कि जितनी एनर्जी है स्टोर कर सकता है।
और इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाय V। C है कैपेसिटेंस, Q है चार्ज और V है पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर होगा। C है कैपेसिटेंस, Q है चार्ज और V है पोटेंशियल। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड। ठीक है, इसकी यूनिट होती है फैरेड। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि सपोज करो ये स्फीयर है, अब स्फीयर को हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं पहले। ठीक है, इसको चार्ज देते जा रहे हैं। तो चार्ज देने से क्या होगा कि इसके ऊपर चार्ज आने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो फिर चार्ज स्टोर कैसे होगा। तो हमें क्या रखना होता है कि हमें पोटेंशियल को कम करना रहता है। तो देखो V इनवर्सली है, ठीक है ना, तभी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो इसे इनवर्सली करने का मकसद यही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सके। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को कि जब जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं इसमें चार्ज इकट्ठा होता है तो कोरोना डिस्चार्ज हो जाता है। कोरोना डिस्चार्ज होने से इसका पोटेंशियल डाउन हो जाता है। पोटेंशियल डाउन होने से इसमें जो चार्ज, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये कंडीशन है। तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू Q बाई V और इसकी यूनिट क्या है, फैरेड। ठीक है, फैरेड होती है। और जो C है वो इसको भी देख सकते हैं कि C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड C डज नॉट डिपेंड ऑन V। यानी अगर हम बोले कि C Q पर डिपेंड करता है, C Q पर डिपेंड नहीं करता, और C V पर डिपेंड करता है, C V पर भी डिपेंड नहीं करता। ये SMH क्वांटिटी है जो आपने 10th में पढ़ी होगी, R इज इक्वल टू V अपॉन I, पढ़ा था ओम्स लॉ। तो आपने वहां देखा होगा कि R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड R इज डज नॉट डिपेंड ऑन I, R इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। सो कैपेसिटेंस भी जो है वो ना तो Q पर डिपेंड करती है ना ही V पर डिपेंड करती है। ये करती है C, मतलब ना तो Q पर डिपेंड करती है ना V पर, तो ये किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना भाई, Q पर भी डिपेंड नहीं करती V पर। तो ये डिपेंड करती है कैपेसिटर के शेप और साइज पर। जो कैपेसिटर है उसके शेप और साइज पर डिपेंड करेगी कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझने से इजीली समझ सकते हैं आपसे कि सपोज करो हमारे पास ये 10 लीटर की कोई बकेट है। ठीक है, एक बकेट है ये बाल्टी और जिसमें वाटर आता है 10 लीटर। क्लियर है। अब अगर इसमें हम 50 लीटर वाटर डालें तो कितना स्टोर होगा, 10 लीटर। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटेंस ही 10 लीटर है। अब इसमें आप चाहे 50 देते रहो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये क्या कह रहे थे कि हम ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे इसको हम Q देंगे तो इस पर V आएगा। ठीक है, Q देते रहेंगे तो V आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q पर भी है और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V पर भी है, लेकिन यहाँ जो है वो है C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, यानी जितना Q देंगे उतना V, ऐसा नहीं है Q और V का देखना पड़ता है रिलेशन। तो इसमें क्या है, ये वही कंडीशन है कि ऐसा नहीं है कि इसमें वाटर डालते जाएं और हम मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ तक कुछ इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर क्या होता है, हमें कैपेसिटर की नीड क्यों पड़ी और क्या काम करते हैं, और इस कैपेसिटेंस किसे बोलते हैं और इसकी यूनिट क्या है, फैरेड। ठीक है, तो अभी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा। भाई हमने बोला कि एक कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, इसको हमने अगर Q चार्ज देते हैं तो उस पर V पोटेंशियल आ जाता है, और हम देखते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q एंड C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। ठीक है, आ रहा है यहाँ से ऐसे, भाई जितना Q आ रहा है उतना V आ रहा है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो इसका मतलब है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के आ गया। ठीक है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे ऐसे समझ लो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो Q इज इक्वल टू CV, ऐसे ले लेते हैं, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, वही फार्मूला है, आप उसको डायरेक्टली समझा रहे थे। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी की कैपेसिटेंस 2 फैरेड है और हम उसे 2 कूलम चार्ज दें, तो उस पर V कितना आएगा, 1 वोल्ट। ठीक है ना, उस पर V आ जाएगा 1 वोल्ट। सपोज करो 4 फैरेड है और हम उसे 8 कूलम चार्ज दें, तब कितना V होगा, आपको समझ आ रहा है, जब हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज है दोनों कंडीशंस में। तो कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर, तो ये हमें याद रखना है।
ठीक है, वोल्टेज को देख रहे हैं अलग है। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, सबसे पहले जो कैपेसिटर बने थे वो स्फेरिकल ही बने थे, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या थे? स्फेयर साइज के होते थे, देखो, ठीक है, इसकी रेडियस r मान लो, एक r रेडियस का स्फेयर था, इसको हमने q चार्ज दिया तो इसके ऊपर v आ जाएगा और v की वैल्यू क्या होगी? kq/r, ठीक है ना, पढ़ा है हमने स्फेयर के कारण, तो kq/r। तो हमने फाइंड करा कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो इसका कैपेसिटेंस आया C = क्या होता है? q/v। तो यहाँ हमने पुट किया q एंड v की वैल्यू इधर से पुट की, kq/r को ऊपर ले जाइए, दैट इज कैंसिल, तो C = r/k, और k की वैल्यू आप जानते हैं, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है ना। तो अगर हम इसे रखेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगी यहाँ 4πε0r। ये है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब यहाँ पर देखो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ε0 और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी C डिपेंड्स एट R पर डिपेंड कर रही है, और एक C डिपेंड्स कर रही है आपकी किस पर? ε0, ठीक है, देखो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है दोनों। अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ से कि R की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर का एक स्फेयर, यानी 1 मीटर का, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा एक स्फेयर हो जाएगा 1 मीटर का, 1 मीटर रेडियस का, तो 1 मीटर रेडियस का मतलब 2 मीटर का डायमीटर हो गया। तो ऐसे कैपेसिटर में हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी, अगर इसमें देखते हैं उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है, कितनी कैपेसिटेंस होगी इसकी, तो 1 मीटर। तो यहाँ इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, C = 4πε0 की वैल्यू पता है आपको, 8.85 × 10⁻⁻12 एंड 1। देखिए तो ये वैल्यू आपको पता है कि 1 फैरेड नहीं हो पा रही, ये वैल्यू तो बहुत कम है क्योंकि -12, तो C इज वेरी लेस देन 1 फैरेड, यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है 1 मीटर रेडियस के स्फीयर की भी कैपेसिटेंस तो बहुत ना के बराबर है, जो यूजफुल नहीं है, दैट इज नॉट यूजफुल। भाई इतनी सी कैपेसिटेंस का क्या होगा, इतनी सी एनर्जी को स्टोर करके हमें क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर कोई काम की चीज नहीं लगी, ठीक है। सबसे पहले ये आया था, अब उन्होंने देखा कि भाई चलो कैपेसिटेंस निकालनी बहुत बढ़िया चीज है, कैपेसिटर बनाया, फिर लोगों ने बोला कि ठीक है ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, मतलब कितना कैपेसिटेंस होगी इसकी एनर्जी स्टोर करने की। तो पहले कैपेसिटेंस की बात करी, तो कैपेसिटेंस आई इसकी C = 4πε0r। उन्होंने बोला भाई R की, चलो R की वैल्यू 1 मीटर रख लेते हैं, 1 मीटर देखा तो 1 फैरेड होने के लिए तो बहुत जरूरत है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अर्थ की रेडियस भी ले लें इसमें, देखो अर्थ की रेडियस भी ले लोगे आप, कितनी होती है अर्थ की रेडियस? रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहां रखने पर ये 6 और ये -12, तो 1 फैरेड होने में यहां भी बहुत, तो अर्थ से बड़ा कैपेसिटर तो हमारे पास भी नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट यूजफुल, ये कोई काम की चीज नहीं मिली, तो इसलिए इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। तो क्लियर हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर क्या था, इसकी कैपेसिटेंस क्या थी, और अगर हम अर्थ की रखें तो भी ये 1 फैरेड नहीं कर पा रहा था, तो बहुत कम थी, और इसलिए समझा कि लोगों ने कि भाई ये काम की चीज नहीं है। इसमें रियलिटी में हो क्या रहा था, अगर हम इसकी बात करें तो पहले इसकी एक बार एनर्जी और निकाल के देख लेते हैं कि कितनी एनर्जी इसमें स्टोर होती है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटेंस है, एनर्जी की और बात कर लेते हैं अभी। ये क्लियर हो गया आपका यहाँ से? तो ठीक है, देखिए तो स्फेरिकल कैपेसिटर की हमने कैपेसिटेंस पढ़ी, C = 4πε0r। अब हम इसकी बात करते हैं एनर्जी की, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है ये। एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल
कैपेसिटर, ठीक है। इसकी एक ऊंची में कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो सेम निकाल कर देख लेते हैं। देखो, तो एक कैपेसिटर ले लिया हमने जिसकी रेडियस r। अब कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, तो आपको पता है कि हमें इस पर Q लाना पड़ेगा, और Q लाने के लिए हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे Q यानी छोटे छोटे dQ को इन्फिनिटी से उठाकर इसके पास लेकर आएंगे। एक dQ लेकर आए, इसे दे दिया, फिर एक और dQ लेकर आए, फिर और दे दिया, एक और dQ लेकर आए, यानी जो दूसरा चार्ज है सोर्स चार्ज वो इन्फिनिटी पर है, वहां से हम dQ लेकर इसमें हमने स्टोर कर दिया। अब जब हम इसमें स्टोर करेंगे तो वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क करेंगे वही इसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वही हम देखते हैं एनर्जी को कि भाई इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे हम W = VdQ। भाई छोटा छोटा वर्क करोगे ना, छोटा छोटा वर्क करोगे, तो छोटा छोटा वर्क करने पर हमें इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे जो वर्क किया आपने वो किया VdQ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, dQ मिलाकर Q हो जाएगा, और W ये W हो जाएगा, W ही एनर्जी स्टोर हो जाएगी आपकी। V कितना होता है, V आप जानते हो उसमें, इसका V क्यों होता है KQ/R, और ये हो गया dQ, ठीक है। अब इसकी लिमिट चाहे 0 से Q रख सकते हैं आप, इसको स्मॉल मान लीजिए, चलो dQ, और इसको रख लीजिए आप 0 से Q। तो ये हो गया W = K बाहर R बाहर इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ 0 से Q, Q का होता है Q², ठीक है, Q² हो गया। तो ये हो गया K/R Q²/2, ठीक है। तो ये W हो गया आपका KQ/R। अच्छा, W निकाल लिया हमने, W को हम एनर्जी स्टोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्क डन KQ²/2R। अब हम इसको वर्क को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल = KQ²/2R। U इनिशियल आप 0 मान लो, तो जो U फाइनल एनर्जी हुई है वो हो गई आपकी KQ²/2R, दैट इज एनर्जी स्टोर इन अ। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि देखो जो एनर्जी है वो इन्फिनिटी से लेकर और यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए एनर्जी स्टोर नहीं हो पा रही है इसमें। भाई आप देखो कि चार्ज को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लाने पर जो एनर्जी है हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब है कि स्फीयर, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये काम का किसी क्यों नहीं था, क्योंकि इसकी एनर्जी जो थी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, कहाँ से, R से लेकर इन्फिनिटी तक, कैपेसिटेंस बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए ये यूजफुल नहीं था। अगर पूछेंगे भाई मतलब क्यों काम का नहीं था, तो एक तो आप लिख सकते हो कि जो एनर्जी थी, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड R to इन्फिनिटी, यानी एनर्जी R से लेकर इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी, इसलिए काम का नहीं था। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो बहुत ना के बराबर थी, कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, कैपेसिटेंस बहुत कम थी, तो इसीलिए जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर था ये कोई यूजफुल कैपेसिटर नहीं रहा, और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस कोई कामयाब नहीं मिली किसी को, ठीक है। और रीजन आपको बता दिया मैंने क्यों था, क्योंकि एनर्जी जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ठीक है। तो ये थी एनर्जी स्टोर कितनी होती थी, और ये था इसका कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस और आपकी एनर्जी। तो जब स्फेरिकल कैपेसिटर सक्सेस नहीं हुए, तो अब कैपेसिटर तो चाहिए थे हमें, तो क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि वो इन्फिनिटी वाला जो चार्ज है उसको हम पास में लेकर आते हैं जहां हमें स्टोर करना होता है, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो नहीं होगा। तो इसको माइंड में सेट करते हुए इनके माइंड में आया कि भाई ऐसा करो कोई और कैपेसिटर बनाते हैं, तो उन्होंने बनाया फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जो आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है जी। अब इसको देखा उन्होंने, भाई इसको देखते हैं कि ये क्या काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, चार्ज प्लेट ली, एक को +2 चार्ज और एक को -2 चार्ज। ठीक है, दो प्लेटों को स्मॉल सेपरेशन d से पास रख लिया इन्होंने। अब इसको क्या किया, इसको उन्होंने कनेक्टेड कर दिया एक बैटरी से। सपोज करो बैटरी क्या करती है, चार्ज कैरियर करती है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ला रही थी और इस पर छोड़ रही थी, ला कर यहाँ से ला रही थी, इसने इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर नेगेटिव, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रही थी, इसको दे रही थी, तो स्टोर कर रही थी एनर्जी को। तो एनर्जी क्या हो गया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि एनर्जी बाउंडेड इन दिस रीजन, यानी एनर्जी एक तो बाउंडेड हो गई। पहले में क्या था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब यहाँ पर एनर्जी बाउंडेड हो गई, दो प्लेटों के बीच में एनर्जी बाउंडेड है। तो सबसे पहले जो इसका यूजफुल हुआ वो हुआ कि एनर्जी बाउंडेड हो गई। अब बिटवीन टू प्लेट्स, यानी जो पहले एनर्जी R से लेकर और इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी, अब वो केवल एक छोटे से प्लेस D में ही बाउंडेड हो गई। तो इसका बड़ा बेनिफिट हुआ हमें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब देखते हैं कि हम इसमें इसके कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं इसकी हम, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। क्लियर होगा, कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट की। तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस निकाल ली है इसकी, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं इसमें। तो ई प्लेटों के बीच का आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेटों के बीच की बात है, ठीक है ना। तो ये एक इधर भी और इसकी वजह से भी इधर, तो ऐड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले कर चुके हैं इसको। तो जो इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्या है, सिग्मा आप जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्लियर। और इसका मतलब है, इसको हम लिख सकते हैं Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो आपकी हो गई Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, हमने अब यहाँ पर देखो एक पोटेंशियल आ गया होगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल V, मतलब यहाँ अगर ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव तो V, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू इनका बीच का सेपरेशन D। आ रहा है समझ में भाई, पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू D, ये अभी रिलेशन हमने पढ़ा है पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E dr, तो होता था जब वो वेरिएबल होती थी, अदरवाइज dV इज इक्वल टू E dx, और dx क्या है, सेपरेट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का, तो ये हमने लिया D। अच्छा, E की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो आपका जो V है वो हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है। ये तो V है, अब डेल्टा 1 0 तो हम V लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया QD/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ तक, अच्छा जी। अब क्या निकालना है हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू Q/V, तो C इज इक्वल टू आप Q और V की वैल्यू उठा कर रख दीजिए यहाँ से, QD/A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो आपका जो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नोट, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अच्छा, स्फेरिकल की क्या आई थी, स्फेरिकल की याद हो तो आपको, स्फेरिकल क्या आई थी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो R थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ जो सेपरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी D जितना कम करेंगे उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। बहुत ही एक नई जो सर्च आई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि देखो D जो हो गया वो अब इनवर्सली हो गया, और D को जितना कम कर लेंगे हम उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा।
तो ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस बनी हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जिसका कैपेसिटेंस आया C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और A क्या होता है यहाँ पर, एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, याद रखना है एरिया ऑफ प्लेट होता है A, और D क्या होता है, D होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, एरिया प्लेट और सेपरेशन बिटवीन प्लेट, तो यह हमें रखना है। तो ये बिल्कुल क्लियर होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या था, दो प्लेट ली, दोनों को चार्ज दिया, डी सेपरेशन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ से क्यू क्यू लाकर रिस्टोर कर लिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे स्टोर हो गए, तो इसका यूजफुल क्या हुआ कि एनर्जी बाउंडेड हो गई बिटवीन द टू प्लेट्स। और अगर हम इसकी कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट के बीच में। ठीक है, सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी जो होता है Q बाई A, एंड अगर इसे लिखेंगे तो E = Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर इनके बीच का पोटेंशियल निकालें तो वो होगा V = E × D। ठीक है, एक V 0 माना तो V = QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये। इसकी कैपेसिटेंस निकाली Q बाई V, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और A इज द एरिया प्लेट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो दैट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बोर्ड में ये क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, डेरिवेशन की कैपेसिटेंस और एनर्जी बताइए, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, आपको जो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस आई वो आई C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो जैसे आ जाता है कि सपोज करो भाई दो प्लेट्स हैं, ऐसे मान लीजिए ये L है, ये B है। ठीक है, एक और प्लेट ले लीजिए ऐसे ही, इसको भी L, इसको भी B मान लीजिए, और इनका सेपरेशन D मान लीजिए, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ये +Q हो गया और ये -Q हो गया। आपसे पूछा कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस। C = एरिया ऑफ द प्लेट क्या होगा, L × B एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, या फिर ऐसे बोलिए कि भाई ऐसे R रेडियस की है और एक और R रेडियस की प्लेट है, इन दोनों के बीच में भी सपोज करो D सेपरेशन है, तो आपसे पूछा कि अब इनकी कैपेसिटेंस बताओ, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, C = A क्या होगा, πr² एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो मतलब आपको ये चीज क्लियर रखना है कि A क्या होता है, A होता है एरिया ऑफ प्लेट एंड D होता है सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, यानी एरिया प्लेट जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, और जितना उनका सेपरेशन कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल सिंपली है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या थे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या थे, उनकी कैपेसिटेंस क्या थी, ये सब चीज यहाँ तक आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसके यूजेस आएंगे, कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसका कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। और डाइलेक्ट्रिक में क्या यूज होता है इसका, तो ये इसको हम जल्दी जल्दी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और आपको मोस्टली सभी क्वेश्चन देंगे जो जेई और आपके नीट वगैरह में भी आते हैं और प्लस बोर्ड में भी आते हैं। तो आप स्टडी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। रूट ऑफ फिजिक्स कमेंट कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमेशा फिजिक्स को फील के साथ पढ़ते रहिए।